कहानी है काले बादल भाग 2। जयपुर में मैंने बहुत उम्मीदों से कदम रखा था। मामा जी और मामी जी का स्नेह बचपन से मिलता रहा था, तो मुझे शहर जैसे बड़े शहर में भी रहने खाने पीने की कोई चिंता नहीं थी। लेकिन मैंने देखा, गांव वाले मामा और जयपुर वाले मामा में रात दिन का फर्क था। गांव में जिनका मीठा व्यवहार मुझे अत्यधिक प्रिय था, शहर में वे ही मामा जी एकदम अजनबी से नजर आते थे। मामी के रूखे सूखे व्यवहार के कारण जल्द ही उनके घर से मेरा मोह भंग होने लगा। शुरू में कुछ दिन बहुत प्यार से रखा। शायद उन्हें लगा मैं जल्द ही हॉस्टल में रहने जाने वाला हूँ। लेकिन इतने प्यारे सगे संबंधी होते हुए मैं हॉस्टल का सोचता भी कैसे। उन सगे संबंधियों के व्यवहार में परिवर्तन के साथ साथ मेरी रोटियों पर से घी की मात्रा कम होते होते एकदम खत्म ही हो गई। फिर सब्जी की जगह फफूंद लगे अचार ने ले ली। चाय तो एकदम बंद ही हो गई। पैसों की तंगी के कारण मैंने तिरस्कार को झेलना जारी रखा। सर्दी के मौसम की शुरुआत होते ही घर में मेरे भाइयों के स्नान के लिए पानी गर्म होने लगा। लेकिन मुझे बिजली बचाने की हिदायत के साथ ठंडे पानी से ही नहाना पड़ता। जब पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा, मेरी शाम असहाय सी हालत में एक बगीचे में गुजरने लगी। मामी के ताने फुसफुसाहट से शोर में बदल चुके थे। कॉलेज से आकर मैं बेबस चेहरा लिए 2-3 घंटों के लिए बगीचे की नर्म घास पर पड़ा पड़ा अपने माँ पापा को याद करता रहता था। उसी बगीचे में मुझे समर्थ मिला, फार्मेसी का स्टूडेंट। सरकारी कोटे की सीट पर चयन तो हो गया था, लेकिन हॉस्टल की भारी फीस से डरा डरा पिछड़ी बस्तियों में किराए के कमरे की तलाश में घूम रहा था। संयोग से वो मेरे पास के ही गांव का निकला। उसे एक रूम पार्टनर अभी चाहिए था। मेरी मनचाही मुराद पूरी हो गई। हम दोनों शाम को जयपुर की गलियों में धक्के खाते सस्ते कमरे के लिए भटका करते। भूखे पेट टू लेट के बोर्ड ढूंढते। मकान मालिकों से किराया कम करने की मिन्नतें करते। कुछ महलों से गालियां खाने को मिली। एक टूटे फूटे मकान में चाय नाश्ते की मनुहार से दिल भर आया। एक जगह काफी मिन्नतों के बाद मकान मालिक ने किराया थोड़ा कम कर लिया। इतने दिन भटकने के बाद आखिर हमें कमरा मिल ही गया। मैंने एडवांस किराया और मेरी कॉलेज आईडी मकान मालिक के पास जमा करवाई। शाम को जब मैंने मामी जी को कमरे की बात बताई, उनके चेहरे की खुशी देखते ही बनती थी। फिर स्नेह का मुखौटा पहन मामी बोली, अरे बेटा, अपना घर होते हुए भी किराए के कमरे में रहोगे क्या? मैं कुछ न बोला। शायद उन्हें लगा कि ज्यादा मनुहार की तो मैं रुक जाऊंगा। अपनी आवाज में मिश्री सी मिठास खोलकर वे बोली, कोई बात नहीं बेटा, यहाँ तुम्हारी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही होगी, वहाँ मन लगाकर पढ़ना। उस रात घर में मुझे भी स्वादिष्ट खाना परोसा गया। रोटी, 2 तरह की सब्जियाँ, दाल, चावल, मिठाई, नमकीन, पापड़। आज रोटियां घी में तैर रही थी। अचार भी एकदम अलग था, खट्टा सा बाजार का अचार। आज मुझे मालूम हुआ मुझे परोसा जाने वाला फफूंद वाला अचार घर में बना हुआ पुराना अचार था। खाना खाने का दिखावा करते हुए इस भोजन में मैं गांव वाले मामा जी का स्नेह खोजता रहा। अगली सुबह मामी ने बहुत प्यार से मेरा सामान पैक करवाया, मुझे तरह तरह की हिदायतों और असीम स्नेह के साथ विदा किया। उनके दिल की खुशी आंखों में झलक रही थी। मैंने मन ही मन इस चौखट पर कभी कदम न रखने की कसम खाते हुए नकली मुस्कान से साथ उन रिश्तेदारों को अलविदा कहा। मैंने और समर्थ ने मकान मालिक की लंबी चौड़ी शर्तों को सुनने के बाद अपना सामान कमरे में रख दिया। फिर मैं समर्थ के कॉलेज पहचान पत्र की फोटोकॉपी जमा करवाने मकान मालिक के पास गया। फोटोकॉपी देखते ही मकान मालिक के चेहरे का रंग बदल गया। मैं जब कमरे में लौट रहा था, वापस नया रूम ढूंढने की आशंका से त्रस्त था। घंटे भर में ही मकान मालिक ने दरवाजे पर दस्तक दी। वही हुआ जिसका मुझे अंदेशा था। मकान मालिक बोला, मेरा बेटा और बहू आ रहे हैं, उन्हें इस कमरे की जरूरत होगी। अपना एडवांस वापस लो और कमरा खाली कर दो। रात के 8 बज रहे थे। हम दोनों ने अपना बोरिया बिस्तर समेटा और फुटपाथ पर आ गए। पीछे मकान मालिक अपनी पत्नी से कह रहा था, कैसा गिरा हुआ लड़का है, ब्राह्मण होकर अछूत के साथ रहने चला। काश सुबह ही दूसरे लड़के की भी जाति पूछ ली होती। अब रूम धुलवाना पड़ेगा। एक अपराध बोध से ग्रस्त होने के कारण मैंने समर्थ से नजरें नहीं मिलाई। हम दोनों जानते थे, इस दुनिया में 2 ही जातियां हैं,
अमीर और गरीब। हमने एक मंदिर के बगीचे में रात गुजारने का फैसला किया। अगली सुबह अपना बोरिया बिस्तर खींचते उठाते हम दोनों को नया कमरा ढूंढने निकलना था। वक्त ने अपने आप को संभाल लिया था। एक गरीब पिछड़े इलाके में हम दोनों बड़े आराम से रह रहे थे। थोड़ी बहुत समस्याएं तो थी, जैसे पानी कब्रिस्तान में बने एक हैंडपंप से भरकर लाना पड़ता था। शौच के लिए पब्लिक टॉयलेट या रेलवे की पटरियों का रुख करना पड़ता। कॉलेज काफी दूर थे और पैदल सफर के सिवाय कोई आसरा न था। कुछ माह बाद जैसे हमारी लॉटरी खुल गई। समर्थ ने उसके लिए एक अस्पताल में पार्ट टाइम जॉब का जुगाड़ बैठा लिया था। मैंने भी पार्ट टाइम रिसेप्शनिस्ट का काम संभाल लिया। हम दोनों को रहने के लिए अस्पताल का हॉल मिल गया, जिसमें मरीज के परिजन अपना दुख भरा समय काटते। हमें रोने चीखने आवाजों के बीच किताबें पढ़ने की आदत डालनी पड़ी। मैं 6 महीनों से अपने गांव नहीं गया था। दिसंबर अंतिम सप्ताह की छुट्टियां थी। मैं घर जाने के नाम पर रोमांचित था। घर, जहां माँ मेरा इंतजार कर रही थी। गांव, जहां के दोस्तों की याद मुझे बेतहाशा सता रही थी। और सबको याद करते करते अचानक मुझे याद आया। गांव, जहां मैं उस लड़की को एक अंतहीन इंतजार के लिए छोड़ आया था। सुबह की ट्रेन से मुझे निकलना था। रात मैंने पूरी करवटों में काटी। आज बहुत समय बाद उस लड़की की याद मुझे इस हद तक सता रही थी। आज उसकी याद समाई हुई थी, मेरे ख्वाबों ख्यालों में, मेरे उन 3 अल्फाज में, मेरी फुसफुसाहट में, मेरे पागलपन में, उस उपेक्षा में जिसने उसे कहीं का नहीं छोड़ा होगा। क्यों मैंने उसे उस इजहार के बाद इस तरह अकेला छोड़ दिया? क्यों मैंने उसे पलट कर देखा तक नहीं? उपेक्षा के उस दलदल में वो किस गहराई तक धंस चुकी होगी। मैंने दिल में यह ठान ली, इस बार घर जाकर उस लड़की से अपनी सगाई के लिए माँ से बात करूंगा। उसे पाने के एहसास मात्र से मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। मेरे हृदय के उपवन में गुलाबों की सुगंध फैल गई। मोर अपने पंख फैलाकर नाचने लगे। तितलियां मंडराने लगी। भौरे मचलने लगे। इस कैशोर्य में उस जवान होती लड़की की यादों की महक से मेरा अंग अंग महक उठा। उसके ख्वाबों में मैं पूरी तरह डूब चुका था कि दरवाजा बजा। समर्थ कैंसर यूनिट में अपनी नाइट ड्यूटी से लौट आया था। मैंने भी उठकर अपना बैग संभाला। समर्थ बोला, अरे गांव जा रहे हो तो कैंसर वार्ड में हो आओ। तुम्हारे गांव की कोई मरीज है? आज का दिन भी शायद ही निकाले। लास्ट स्टेज पर है। मैंने ब्रश करते हुए उसे इशारों में पूछा कि क्या हुआ। ब्लड कैंसर है। क्या पता मर ही गई होगी अब तक तो। फिर अपनी आदत अनुसार उसने पूरा मेडिकल बायोडेटा खोल दिया। तुम नहीं जानते, उसे एएमएल है। ल्यूकेमिया बहुत खराब बीमारी है। एएमएल बोन मेरो का कैंसर है। इसमें स्टेम सेल से वाइट ब्लड सेल्स ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होती रहती है, लेकिन मैच्योर नहीं हो पाती। इमेच्योर वाइट ब्लड सेल्स की क्वांटिटी ब्लड में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे रेड सेल्स और प्लेटलेट सही से काम नहीं कर पाती है। बॉडी का इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है। पहले पता चल जाए तो रोगी बच भी सकता है, लेकिन लास्ट स्टेज में क्या यार। सुबह सुबह सारा रटा हुआ माल बक दिया। बचाकर रख, एग्जाम में काम आएगा तेरे। मुझे घर जाने की बहुत जल्दी थी और समर्थ की आदत थी अपनी मेडिकल साइंस झाड़ने की। मैं जल्दी जल्दी तैयार होकर रेलवे स्टेशन की ओर पैदल ही निकल पड़ा। रोज की तुलना में मेरे कदम सुस्त थे। दिमाग भारी भारी सा लग रहा था। पता नहीं क्या सूझा कि मैं वापस अस्पताल की ओर मुड़ गया। कुछ ही समय में मैं कैंसर यूनिट में था। स्टाफ मेंबर होने के कारण मुझे अपने गांव के मरीज के पास पहुंचने में कोई अड़चन नहीं हुई। यहाँ होकर जाना मैंने, शायद मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था। उसकी माँ बेड पर उसके सिरहाने बैठी थी। मैं पागलों सा उसे ताक रहा था, जैसे वो मुझे घूरा करती थी कक्षा में। मैं चाहता था मैं उसके पास जाऊं, उसका सिर अपनी गोद में लूं, उसका माथा सहलाते हुए उसके कानों के पास अपने होंठ ले जाकर फुसफुसाऊं। वे 3 लफ्ज जिन्हें सुनकर वो उस दिन मुस्करा दी थी। लेकिन अतीत खुद को नहीं दोहराता। सूजी हुई रक्ताब आंखों वाली अपनी माँ की गोद में लेटे लेटे उसने मेरी आंखों के सामने अंतिम विदा ले ली। मैं नजरें फेरकर उस कमरे से बाहर निकल आया, उसी तरह जैसे मैंने इजहार के बाद से हमेशा उसकी उपेक्षा की थी। बाहर आते ही मेरा बैग हाथ से छूट गया, ठीक वैसे ही जैसे उस दिन मेरी नोटबुक गिर पड़ी थी। मैं अपने अरमानों को देख पा रहा था।
राधा कृष्ण की स्केच वाले उस कार्ड की तरह, जिसमें राधा की तस्वीर पानी से भीगकर कृष्ण से अलग हो गई थी। मेरी जान औंधे मुंह गिर पड़ी थी फिनिश लाइन के पार, मगर मैं दौड़ा नहीं उस ओर। मेरी आंखों के सामने आसमान में छाए काले बादल बरसते जा रहे थे, लेकिन वह पानी नहीं, उस भीगी भागी लड़की की यादों में बहते अश्क थे। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।